बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग की। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत वास्ट है इंजीनियरिंग में, और इसमें जो है हम बहुत सारे टूल्स को या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अहम सॉफ्टवेयर है दैट इज़ नोन एज द मैटलैब। मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंट देता है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को सिमुलेट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें और उसको विजुअलाइज कर सकें। हमारे पास जो मैटलैब है ये एक इंटीग्रेटेड टेक्निकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, और इसमें हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एडवांस ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन को देखते हैं। इसके अलावा ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज है टेक्निकल कंप्यूटिंग की, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंजीनियर्स और क्या कहते हैं साइंटिस्ट के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर बोथ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू कंप्यूट, मैनिपुलेट एंड विजुअलाइज डाटा। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये एक ऐसा टूल है कि जो हमें सिमुलेट करके भी देता है। इसमें कुछ टूल्स हैं जो कि डिज़ाइन करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखे गए। इसके अलावा मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरीज हैं इसमें, और ग्राफिकल यूज़र के लिए इसमें जो है चीज़ें रखी गई हैं। ग्राफिक्स के क्या कहते हैं कि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस भी हमारे पास है, या हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम GUIs हैं हमारे पास। GUI से मुराद ग्राफिक यूज़र इंटरफेसेस हैं। इसके अलावा हमारा जो मैटलैब है वो बहुत सारे इंटरफेसेस के साथ, बहुत सारी लैंग्वेज के साथ भी इंटरफेस है उसका। फॉर एग्जांपल C++, फोटोन, जावा और कॉम, एक्सेल, नेट वगैरह। ये जो इंटरफेसेस हैं ये इस मैटलैब को इस काबिल बनाते हैं कि आप किसी भी जगह पे अपने डाटा को लिख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आप इसमें इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, या मैटलैब का डाटा मैटलैब से एक्सपोर्ट करके इन प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ कर सकते हो। तो ये कहना मुनासिब होगा कि मैटलैब इज़ अ कंप्लीट पैकेज कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो हमारे इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स को एड्रेस करते हैं। इसके बाद जो मैटलैब की प्रोडक्ट की फैमिली है, मैटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है, सिमुलेटर भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इसमें यूज़र अपने तौर पे भी फंक्शंस को लिख सकता है और उसको चला सकता है। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हुए हैं इसमें, ग्राफिक्स के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए और इंटरफेसेस के लिए। ग्राफिक्स में 2D, 3D, कलर एंड लाइटनिंग, एनिमेशन, इमेज को लेना, ऑडियो वीडियो को लेना, इमेज की वाटर मार्किंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो की वाटर मार्किंग कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग की जितनी टेक्निक्स हैं, वीडियो ऑडियो प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा की इक्वेशंस, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को ले सकते हैं, इंटरपोलेशन कर सकते हैं हम, और बहुत सारी सॉल्यूशंस जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें देती है उसको हम जो है इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, मतलब C++, जावा, .NET, एक्सेल, और इसके अलावा पीछे जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए थे, जो प्लेटफॉर्म्स बताए थे, फोटोन और कॉम और एक्सेल, .NET, ये सारा कुछ इसमें इसके साथ इंटरफेस हो सकता है। यहाँ से भी डाटा लिया जा सकता है और इस डाटा को यहाँ से लेकर एक्सपोर्ट किया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म्स पर, और वहाँ से डाटा को लेकर इंपोर्ट किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ टूल बॉक्सेस हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। यहाँ पे नज़र इस तरह सच नहीं आ रहे, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, टूल बॉक्सेस अवेलेबल हैं जो हमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे
हमारे सिमुलेशन या कंप्यूटेशन में। सो ये आगे चलकर हम इसके टूल बॉक्सेस और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को भी देखेंगे। अब आज का जो एजेंडा है वो इंट्रोड्यूस करना है आपसे मैटलैब को, और इसके अलावा हम देखेंगे कि हम आज कितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैटलैब का डेस्कटॉप है, कंप्यूटेशन कैसे करनी है मैटलैब से, बेसिक्स हैं उसकी। इसके अलावा अर्रे की क्रिएशन और वर्किंग कैसे होती है, प्लॉट कैसे किए जाते हैं, विजुलाइज कैसे किया जाता है डाटा को, और कमांड्स कौन कौन सी हैं, क्रिएटिंग की, सेविंग की, एग्जीक्यूटिंग की, स्क्रिप्ट फाइल्स कैसे लिखी जाती हैं, कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसमें लूप की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि आज हम कितना कर सकते हैं, कि मैक्सिमम इंशाल्लाह काफ़ी हद तक करने की कोशिश करेंगे। सो टाइम की लिमिटेशन की वजह से शायद सारा ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से, ज़्यादा ना हो बेशक लेकिन समझ आए। सो इसको हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ द मैटलैब डेस्कटॉप। मैटलैब का डेस्कटॉप क्या चीज़ है? सो दिस इज़ द मैटलैब डेस्कटॉप, और अगर इसको मैं एक्चुअल मैटलैब की इन्वायरमेंट में आपको बताऊं तो दिस इज़ मैटलैब डेस्कटॉप। सो मैं ज़रा इसको क्या कहते हैं वो लिख लेता हूँ। मैटलैब डेस्कटॉप को क्लियर ऑल करके आपके सामने रख देता हूँ और स्क्रीन को भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। सो ये हमारा मैटलैब का डेस्कटॉप है। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है दिस इज़ अ कमांड विंडो। आपको ये सामने नज़र आ रही है कि एक ये विंडो, दिस इज़ नोन एज द कमांड विंडो। ये कमांड विंडो है। इस कमांड विंडो में हम जो है सारी की सारी कमांड्स लिखी जाती हैं। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, दिस विंडो इज़ यूज फॉर कमांड्स। सो दिस विंडो इज यूज फॉर कमांड्स। जो मैटलैब की, बल्कि यूं कहा जाए कि मैटलैब कमांड्स, इसको हम मैटलैब की कमांड इस विंडो में हम सारी लिखते हैं। ओके, सो ये कमांड विंडो है और ये प्रॉम्प्टर है इस विंडो का। दिस इज अ कमांड विंडो और दिस इज द प्रॉम्प्टर ऑफ दिस कमांड विंडो। अब कुछ चीज़ भी इधर लिखते हो या कोई चीज़ भी इधर डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। अभी आगे इसको देखेंगे किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन चले मैं एक अरे डिक्लेयर कर देता हूं। अरे को डिक्लेयर करना 20 आगे जाके तफसील से सीखेंगे। सो यहाँ पे कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और ये देखें जिस तरीके से ये कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। और डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले CLC क्लियर की कमांड आपके सामने यूज़ की थी। तो सो दिस इज़ द मेन विंडो कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके बाद ये जो कमांड, ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये जो है ये वेरिएबल्स की स्पेस है, या इधर वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखा जाता है। सो दिस इज अ वेरिएबल स्पेस, और यहाँ पे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने x को डिक्लेयर किया था, ठीक है। सो वो यहाँ पे शो होते हैं आपके पास। वेरिएबल्स जो है यहाँ पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम शो होता है, ये रो मैट्रिक्स है और मिनिमम जो है इसकी रो 1 है और कॉलम इसके 4 हैं। सो ये इस तरीके से हमारे पास ये वर्क स्पेस यहाँ पे शो करती है। अच्छा, सो हमारे पास ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए होता है। इसके नीचे हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज नोन एज कमांड हिस्ट्री। ये जितने भी कमांड हैं, ये देखें जितनी भी मैंने कमांड्स को इधर यूज़ किया है तो ये इसकी हिस्ट्री आ रही होती है। I've got lot of history for these commands। जो जितना भी मैंने किया है देखिए साथ डेट आ रही है और ये मैक्सिमम आपकी देखिए 6 अप्रैल 19 तक ये डेट आ रही है आपकी। आस्ता आस्ता ये ओवरराइट होती रहती है,
और ये कमांड, इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से आप अगर कोई कमांड भूल भी रहे हैं तो यहाँ से आप उस कमांड को उठा लेते हैं। सो दिस इज़ योर कमांड हिस्ट्री। और कमांड हिस्ट्री को दूसरा जो तरीका है कि आप कमांड हिस्ट्री को देख सकें कि कौन कौन सी कमांड दी थी, तो जो आपके पास कीबोर्ड में अप कर्सर होता है वो आपको पिछली सारी कमांड्स का बताएगा कि आप ये चीज़ें कर चुके हो। तो दिस इज़ ऑल्सो द वे कि आप अपनी कमांड हिस्ट्री को देख सको। सो ये आपके पास कमांड हिस्ट्री होती है इस जगह पे। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे इस जगह पर जो है वो फाइल्स नज़र आ रही होती हैं, हमें फाइल्स इस तरीके से नज़र आ रही होती हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। जितनी भी फाइल्स आपने इस जगह पे स्टोर की हुई हैं, जितनी भी फाइल्स आप इस वक्त चल रही हैं वो आप देख सकते हो। सो उसके लिए ये जो एड्रेस होता है ये वाला, दिस इज़ द एड्रेस कि जिसमें आपकी जो है ना फाइल्स नज़र आ रही होती है। आप मतलब एड्रेस नज़र आ रहा होता है कि आप इस वक्त किस जगह पे किस डॉक्यूमेंट में या किस फोल्डर में ऑपरेट कर रहे हो। तो आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स का आपके पास जो फोल्डर होता है उसमें के में एक मैटलैब का फोल्डर पड़ा होता है, तो उसमें अपने कोड्स और स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। सो यहाँ पे आपके पास ये जो जगह है, यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्रिप्ट्स पड़े होते हैं या आपके पास यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई होती हैं जो आप इस्तेमाल रिसेंटली कर रहे हो। सो इसके अलावा अगर आप न्यू स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो वो यहाँ से आ जाएगा, और बल्कि ये यहाँ से भी आ सकता है। न्यू स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है कि इस तरीके से एक खुलता है हमारे पास और हम इसमें स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। सो इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम लिख के यहाँ से रन करते हैं और रन करने के बाद जो है उसके रिजल्ट्स हम अपनी कमांड विंडो में देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप स्क्रिप्ट नया लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। फंक्शन का पूरा क्या कहते हैं सेटअप आएगा। कोई एग्जांपल चलाना चाहते हो, क्लास, फिगर्स और ये सारी चीज़ें, सिमुलिंक के मॉडल, सिमुलिंक को हम देखेंगे क्या होता है, सिमुलिंक के प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें इसमें से देख सकते हो। फिर कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, फाइंड फाइल्स कर सकते हो, किसी भी जगह से इंपोर्ट डाटा कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट किया जा सकता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सेफ वर्क स्पेस कर सकते हो और वेरिएबल्स की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वर्क स्पेस की, एनालाइज कर सकते हो, कोड रन टाइम लगा सकते हो। सिमुलिंक की लाइब्रेरी है, सिमुलिंक की लाइब्रेरी को हम तफसील से देखेंगे कि व्हाट इज़ अ सिमुलिंक लाइब्रेरी। ठीक है, इसको हम तफसील से देख लेंगे। लेआउट, अभी वैसे सिमुलिंक की लाइब्रेरी खुल रही है, इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा प्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स इसमें मैटलैब में बन सकते हैं। उनको इस जगह से आप डिफरेंट तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐप्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है, कर्व फिटिंग की ऐप है, ऑप्टिमाइजेशन की ऐप है। इसको बल्कि इस तरीके से खोल लिया जाए अगर, तो ये आप देख सकते हैं कर्व फिटिंग का टूल है आपके पास, ऑप्टिमाइजेशन का टूल है, और इसके अलावा सिग्नल एनालिसिस, इमेज एक्विजिशन का टूल, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और इस तरीके से बहुत सारा आरएफ एनालिसिस, डिज़ाइन, सेंसर अरे का एनालिसिस, सिग्नल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो सिमुलिंक खुल के आया है, तो सिमुलिंक में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक सेट्स मौजूद है जो कि मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग को बताते हैं। एरोस्पेस क्या है, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर विजन, कंट्रोल सिस्टम, डीएसपी, एम्बेडेड कंट्रोल, फजी लॉजिक, एचडीएल वेरीफायर और इस तरीके से आपके पास सिमुलिंक में एनिमेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, हत्ता कि आप बहुत सारी चीज़ें इस सिमुलिंक में बना सकते हो। ओके, सो हमारे पास ये, अच्छा, ये डिफरेंट टूल्स मैं आपको दिखा रहा था, तो ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स भी मैटलैब में, मतलब कंप्लीट पैकेज है आपके पास। जो मैंने बात की थी उस सब का एक कंप्लीट पैकेज ये देता है।
अच्छा जी, ये तो ओवरऑल डेस्कटॉप की बात हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि मैटलैब में और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो कंप्यूटिंग है मैटलैब में, कि हम कंप्यूटर में मैटलैब में किस तरीके से जो है ना अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। सो बेसिक लेवल की जो कैलकुलेशंस हैं, बेसिक लेवल की कैलकुलेशंस में प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। वेरिएबल्स को मैंने आपको बता दिया, वर्क स्पेस में आप इसको डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का नाम होता है, वैल्यू होती है, साइज होता है, क्लास होती है इसकी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि क्लास का क्या मतलब है। क्लास का मतलब है कि लॉजिकल का ये मतलब लॉजिकल वेरिएबल है, जो लॉजिकल ऑपरेशन से ताल्लुक़ है इसका, या करेक्टर है, या न्यूमेरिकल वैल्यू है, या सेल है, या स्ट्रक्चर है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। सो हमारे पास इस तरीके से स्केलर फंक्शन है, और या इंटीजर है, डबल इंटीजर है, सिंगल इंटीजर है, ये सारी टाइप्स है आपके पास वेरिएबल्स की। ओके, सो इसके बाद जो है वो हमारे पास हमारे पास इसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट डिवीजन, लेफ्ट डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास पैरेंथेसिस हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए इस किस्म का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस किस्म का, डिवीजन वगैरह के लिए हम ये ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, साइन का, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें ये जो है ये बिल्ट इन फंक्शन के तौर पर आती हैं हमारे पास। और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग और स्क्वायर रूट। लॉग है, स्क्वायर रूट है, log 10, log 2, एब्सोल्यूट, कंजुगेट, इमेजिनरी, रियल, और इसके अलावा एंगल, फैक्टोरियल, जीसीडी, एलसीएम, प्राइम्स, और मैट्रिक्स की अगर की बात करें तो डिटर्मिनेंट, ट्रेस, रैंक, उसका इन्वर्स, और ये सारी चीज़ें। और इसके लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैटलैब में मौजूद है, दैट इज़ अगर आप हेल्प को अगर आप दबाएं, फॉर एग्जांपल हेल्प, और मैं EXP का फंक्शन देखता हूँ जो कि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो ये सारी डिटेल्स आपको दे देगा कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है और इसको यूज़ कैसे करना है। x को ज़ाहिर है पहले डिक्लेयर करेंगे, और इसके बाद जो है इसकी एक एग्जांपल एक दे दी जाती है कि इसको कैसे यूज़ करना है, जिसके वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर किया जाता है, साथ डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है। सो हेल्प जो है ये मैटलैब में ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा देगी। और हेल्प से आप जिस किस्म का भी फंक्शन जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि मैटलैब में इस्तेमाल होते हैं। आंसर, पाई, प्लेस, और इसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स, ये कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल जो पहले से मौजूद हैं। इमेजिनरी नंबर जो IJ है, ये आयोटा के फॉर्म में है जो हमारे पास होता है, ये वो चीज़ मौजूद है। सो दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स या कीवर्ड्स। और इसके अलावा कीवर्ड्स में ब्रेक, केस, कैच और कंटिन्यू, एल्स, इफ एल्स, फंक्शन, फॉर, ट्राई, वाइल, स्विच, इस किस्म के मुख्तलिफ कीवर्ड्स भी हमारे पास मैटलैब में मौजूद है। और हमारे पास कुछ कमांड्स हैं मैटलैब में, जिसमें क्लियर और इस किस्म की, इसमें क्लियर है। क्लियर का मतलब है कि ये आपके पास वेरिएबल्स को रिमूव कर देगा। क्लियर XY, कुछ अगर वेरिएबल्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप इस कमांड को यूज़ कर लें। और इसके अलावा इस कमांड को यूज़ कर लें, और क्लियर ऑल करना है, सारे कैरेक्टर्स को वेरिएबल्स को क्लियर कर लें। WHO लिस्ट ऑफ वेरिएबल जो अभी यूज़ हो रहे हैं वर्क स्पेस में। और इसके अलावा WHOS भी यूज़ होता है, जो कि साइज और बिट की क्लास की इंफॉर्मेशन आपको बाइट्स उनके वेरिएबल की क्लास को बताता है। अब जो है सबसे जो अहम चीज़ है वो है अरे की
जो सबसे आम चीज़ है वो अरे की क्रिएशन और वर्किंग। सो हमारे पास अरे की जो क्रिएशन और वर्किंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया कि मैटलैब जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि मैट्रिक्स लैब है। मतलब हम सारे मैटलैब में मैट्रिक्स के साथ प्ले करेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले जो कोई वैल्यू हो उसको स्केलर वैल्यू कहा जाता है। फिर सिंगल रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है, और फिर कॉलम वेक्टर को या कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा वन डायमेंशनल जो है वो हमारे पास मैट्रिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ये अरेज हैं बेसिकली, वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशन अरे और थ्री डायमेंशन अरे। तो इसको मैटलैब के एनवायरनमेंट में हम किस तरीके से लिखेंगे? फॉर एग्जांपल ये देखें, CLC से सारी क्लियर होगी मेरी जो कमांड विंडो है। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं किसी भी उसको असाइन करता हूं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये इक्वल्स टू का जो निशान है दैट इज, ये जो इक्वल टू का निशान है ये असाइनमेंट है कि s को 5 असाइन कर दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं अरे को स्टोर करता हूं या रो वेक्टर को स्टोर करता हूं तो वो इस तरीके से आएगा। और कॉलम के लिए, कॉलम वेक्टर के लिए मेरे पास सेमी कॉलन को यूज करते हैं। सेमी कॉलन अगली रो पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से अगर मैंने वो बनाना है, वन डायमेंशनल की अरे बनानी है, तो मैं सिंपली ये करता हूं कि रोज को लिस्ट कर देता हूं। रोज को सेपरेट करने के लिए मैं ये करता हूं कि सेमी कॉलन से रोज को जुदा जुदा लिख लेता हूं और फिर उसको डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से आता है। सो ये देखें, मेरे पास ये जो चीज है कि सबसे पहले मैंने अपना सेमी कॉलन के साथ हर रो को अलग अलग कर दिया। ये देखिए, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो मैंने इनको अलग अलग लिख लिया है। तो आपने जैसे ही अगली रो पे जाना है तो सेमी कॉलन को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर आपने यहाँ से मैं एरो एक ले लेता हूँ, तो इस रो से, ये जो रो है, इस रो से अगली रो पे जाना है तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इस रो से अगली रो पे सेमी कॉलन, और इसी तरह से हर रो के बाद आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे सेमी कॉलन को आपने यूज करना है। सो ये एक टेक्निक है कि वन डायमेंशनल अरे को बना सकते हैं। सो वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल को हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। सो अभी हम वन डायमेंशनल अरे को ही देखेंगे। अच्छा जी, सो हाँ, इसको चला लेते हैं। सॉरी, ये सिलेक्शन गलत हो गई थी इस वजह से। ओके, सो हमारे पास लेट मी हैव क्लियर दिस व्यू। सो ये हमारे पास इस तरीके से हम इनको डिक्लेयर करते हैं। ओके, लेट मी हैव दिस। सो अब ये मैंने आपको बता दिया कि वन डायमेंशन अरे कैसे बनाई जाती है और टू डायमेंशन अरे को कैसे बनाया जाता है। और ये क्या कहते हैं कि इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेमी कॉलन से आप क्या करते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के ऊपर आप जाते हो। ओके, तो ये देखें, ये सेमी कॉलन से आप इसको करते हो। ओके, सो अगली जो चीज़ है दैट इज अ कॉलन ऑपरेटर। कॉलन ऑपरेटर क्या चीज़ होती है? कॉलन ऑपरेटर बेसिकली आपको इंक्रीमेंट या स्पेसिंग बताता है।
ठीक है जी, स्पेसिंग बताता है, इंक्रीमेंट या स्पेसिंग बताता है। इसको अगर हम मैटलैब में देख लें तो फॉर एग्जांपल लेट मी ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेरिएबल है g कर लेते हैं। अब मैं उसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 2 का इंक्रीमेंट लगा रहा हूं और 20 तक मैंने जाना है। तो ये क्या करेगा, ठीक। और एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं और मैं उसमें 3 का इंक्रीमेंट लगाता हूं और 20 तक जाता हूं। ओके, सो अब ये देखो कि इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक को छोड़ के दूसरे पे जाए, मतलब बीच में एक को स्किप करके दूसरे पे जाए, फिर इन दोनों के बीच में जो है एक को स्किप करके दूसरे पे जाए। अब 3 के इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि एक को लेकर 2 को छोड़कर तीसरे एलिमेंट पर जाए। इसी तरीके से 4 का अगर मैं लगा लूं, 4 का लगा लूं, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं 4 का लगा लूं तो पहले से 3 को छोड़कर चौथे पे चला जाएगा। तो ये दिस इज द बेसिकली इंक्रीमेंट है कि 2 का इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि 2 को छोड़ एक को छोड़कर दूसरे पे जाएगा। 3 का मतलब है 2 को छोड़कर तीसरे पे जाएगा। 4 का मतलब है 3 को छोड़ के चौथे पे जाएगा। सो दिस इज द इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट है। और इसी तरीके से लाइन स्पेस जो है, लेन स्पेस जिसको कहते हैं, लेन स्पेस ये करता है कि ये इक्वली स्पेसिंग करता है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट एलिमेंट दे देते हो लेन स्पेस में, लास्ट एलिमेंट दे देते हो और कितनी की स्पेसिंग, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूं लेन स्पेस, और इसमें छोटी ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं, 1 से लेकर 50 तक मुझे नंबर चाहिए और टोटल 10 नंबर चाहिए। 1 से लेकर 50 तक इक्वल स्पेसिंग चाहिए और 1 से लेकर 50 तक 10 नंबर की इक्वल स्पेसिंग चाहिए। तो ये मुझे 1 से लेकर 50 तक 10 ऐसे नंबर दे देगा जिनके दरमियान इक्वल स्पेसिंग होगी। सो लेन स्पेस का ये मतलब होता है। ओके, सो अब हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो ये जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं इनको हम अब देख लेते हैं कि इनको हमने किस तरीके से, अब इन ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल्स हैं एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स में मैटलैब में इस्तेमाल होंगे। ये कुछ जो है वो मिटे हुए हैं यहाँ पे, चलें हम अपने ही बना लेते हैं और मैटलैब में अपने तरीके से ही इसको देख लेते हैं। सो लेट मी एस्केप दिस और हम मैटलैब में इसको देख लेते हैं। सो मेरे पास कुछ वेरिएबल्स पहले से मौजूद हैं जैसे कि x, मैं इनको दोबारा रिकॉल कर लेता हूं, y और z मौजूद है। सो इनको मैंने दोबारा रिकॉल किया है ताकि इनको मैं मुख्तलिफ एडिशंस में इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा, अब ये देख लें कि एडिशन जो होती है वो एलिमेंट टू एलिमेंट होती है। सो अगर हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारे पास 2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को y के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा तो मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री का मेरे पास एरर आएगा। इसका ये मतलब है कि इसमें 4 क्या कहते हैं कॉलम है, 1 रो है, जबकि इसमें ये 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। सो कॉलम्स को पहले लिखा जाता है। सो दिस इज 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स।
ठीक है, ये 4x1 का मैट्रिक्स है, जबकि ये मेरे पास क्या है, ये 1x4 का मैट्रिक्स है। सो कभी भी इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसमें नहीं हो सकती। बेशक आप करके देख लो, इसको हम माइनस करके देखते हैं, क्या ये माइनस होता है? सो x माइनस वाई भी मैं करूँगा तो ये भी नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर मैं और भी करना चाहूँ तो वो भी इसमें मुमकिन नहीं है। सो डिवीजन भी इसमें मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब इस तरीके से अगर आपने एडिशन करनी है तो आपको एक और मैट्रिक्स इसी तरीके का लेना पड़ेगा, जिसकी क्या कहते हैं कि डायमेंशन इसके साथ सेम होंगी। सो अब आप x प्लस आर कर सकते हो तो ये आपको जवाब देगा। इसी तरह से माइनस कर सकते हो x माइनस आर, तो ये माइनस में भी आपको जवाब देगा। सो x डिवाइडेड बाय आर भी आप कर सकते हो, सो ये जवाब देगा। सो मैट्रिक्स के लिए एडिशन, और यहां मैं लिख लेता हूं, सो फॉर एडिशन एंड फॉर माइनस एंड फॉर डिवीजन हमारे पास जो ऑर्डर है जो वो सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है जी। और जबकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, लेट मी रिकॉल माय, बल्कि इसको क्लियर करके मैं अपने वेक्टर्स को दोबारा रिकॉल कर लेता हूं। अच्छा, जो मेरे पास टी को भी मैंने आर को लिया था। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो है उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर x को r के साथ मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा वो रो की कॉलम के साथ होती है। सो रो और कॉलम को जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। सो जब मैं x और r को करता हूं तो ये जो पहली रो है ये पहले कॉलम के साथ जाएगी, तो पहली रो में 4 एलिमेंट्स हैं जबकि पहले कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सो इसको x को अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x और y में जो है वो क्या है, आपस में x और जो y है इनके आपस में रोज और कॉलम्स में सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जैसे ही मैं x मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो ये मुझे आंसर दे देगा। इसी तरीके से 2 डायमेंशन में एक और मैं 2 डायमेंशनल वो बना लेता हूं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल 8 5 2 4, वैसे अपने से कोई भी रेंडमली 9 9 9 9 6 3 कोई 7, और इसके बाद कर लेते हैं जी 7 4 1 2, अपने से रेंडमली एक मैंने मैट्रिक्स जनरेट किया है। सो इसमें देखें कि अगर मैं ऐड करूंगा z प्लस t तो एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे ठहरे मैं z को ले आता हूं ताकि आसानी हो। अब ये देखें कि 8 प्लस 1 इज 9। सो जिस रो और कॉलम में जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड अप, जैसे 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8, और जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको क्या कहते हैं कि माइनस करूं तो माइनस में क्या होगा, माइनस भी अपनी अपनी पोजीशंस पे माइनस हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से मैं डिवाइड करना चाहूं
तो डिवीजन भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा, दोबारा हम इन दोनों को देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा कि आप देख सकते हो जब ये पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसको उतने एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। यहां पे 4 हैं, यहां पे 3 हैं, तो 4 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट बच जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। सो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए या कोई ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसकी डायमेंशन इससे मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ सकते हैं कि ये 4x3 का मैट्रिक्स है। सो दिस इज 4x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए एटलीस्ट इसके जो रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए। तो 3x4 जो है, 3x4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। 3x4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एक बना लेते हैं 3x4 का, मतलब जिसमें क्या क्या हो, सॉरी कॉलम्स को बराबर होना चाहिए। सो लेट मी सी, 4x उसका तो होगा ही, एक बना लेते हैं इस तरह का। सो नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जो है ना आपस में सेम होनी चाहिए। सो मेरे पास ये 4x3 है। सो इसमें जो मेरे पास इसके कॉलम्स 4 अगर होंगे तो ये इससे इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर हम, अच्छा जी, अब इसको हम बना लेते हैं। सो इसके 4 बेसिकली हमने 4 कॉलम्स बनाने हैं इसके, क्योंकि उसकी रो में 4 वो हैं। सो हम देख लेते हैं 5 6, ओके 5 2 3, ये 2 कॉलम्स हो गए। सॉरी इसके कॉलम्स 4 बनाने हैं, लिहाजा इसको ऐसे करेंगे। ये तो रोज में लिख रहा हूं, 6 3 2 5, ओके। सो ये मेरे पास 3 रोज हो गई, ओके। so just try one more with it। so 1 2 3 4 और हर एक में 4 है। now let us see। तो z मल्टीप्लाई बाय d, सॉरी इसमें मैंने एक चीज गलत कर दी कि इसलिए नहीं क्यों कर रहा कि मैंने बेसिकली ये करना था। अच्छा, d मल्टीप्लाई बाय z करके देखते हैं जरा ये क्या होता है। d मल्टीप्लाई बाय z, सो दिस इज सेम। बेसिकली थोड़ा सा मैं इसमें ये चीज एक मेरे जहन से निकल गई कि ये 4 हैं, ठीक है, और ये भी 4 हैं, ठीक, ये 4 हैं तो ये भी 4 हैं। लेकिन ये जब तीसरी रो तक जाएगी तो मेरे पास एक रो बच जाएगी। सो लाजमी इसके लिए ये है कि मेरे पास इन दोनों का ऑर्डर 2 डायमेंशन में सेम होना चाहिए, तो तब जाकर ये मल्टीप्लिकेशन होगी। सो जो मैं पीछे बनाया था, जो बेसिकली u बनाया था, उसमें से एक को मैं कम कर लेता हूं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। z मल्टीप्लाई बाय d, सॉरी सो इसमें यह है
कि बेसिकली जो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ वो ये कि एक कॉलम इसमें ज़्यादा हो रहा है। सो आई हैव गॉट इट। सो ये एक कॉलम इसमें ज़्यादा हो रहा है। सो इसको हम जैसे जो चीज़ जिस पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वो ये है कि बेसिकली ये जो डॉट है, ये बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन जो हम इसमें करेंगे वो डॉट के साथ करेंगे, मतलब डी डॉट मल्टीप्लाई बाय जब जी करेंगे तो तब ये एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेगी। आम जो ये साइड है उसके लिए ये थोड़ा सा इसमें मैसअप हुआ, ये मेरे जहन से एक चीज़ निकल गई थी। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, रो टू कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। और ये दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए दोनों का ऑर्डर सेम, रोज और कॉलम्स सेम होनी चाहिए। बहरहाल तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आज आ गई, लेकिन फिर भी हमने आज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को देख लिया। अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।